Hello students, good afternoon. How are you? I think doing well. Today we are going to take topic 8.6, that is acceleration due to gravity below and above surface of earth. आज हम केस लेने जा रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर, ये मान लो पृथ्वी है, इसके h मीटर की सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पर एक मास m रखा है। उस केस में वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी? स्टैंडर्ड वैल्यू जो सरफेस पर होती है जी की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी से ऊपर कोई मास है, उसमें क्या कंडीशन, उसका जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। और दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर कहीं ज़मीन के अंदर रखा है, उस केस में जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ले रहे हैं सरफेस से पृथ्वी, ये है मास ME, इसकी रेडियस RE है, और ये सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पर एक मास है। तो हम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज g एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, h मीटर की ऊंचाई पर। तो हमें फॉर्मूला पता है इसका सीधा हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू जो फोर्स इस मास पर लगेगा वो होता है G M अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इस R की जगह हमारे पास है वैल्यू RE यहाँ से यहाँ तक प्लस H। तो इसकी जगह हम रख देते हैं, इसकी जगह जो R है हमारा, उसकी जगह हम रख देते हैं RE प्लस H, RE प्लस H स्क्वायर। ठीक है, और ये मास ये है, और ये कैपिटल मास पृथ्वी का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ME। क्लियर हो गया? ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब मान लो पृथ्वी के ऊपर जो मास है, वो एक्सेलरेशन जो है, उसको जो नया जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो G डैश है, G डैश। इसका फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन मास ऑफ द दिस बॉडी, पार्टिकल मास बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इस F की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है G ME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये M ऐसे ही रख देंगे, इस M से ये M कट जाएगा, तो इसका मतलब जो नया जो G है हमारे पास, जो एक्सेलरेशन है G डैश, वो आ गया G ME मास ऑफ अर्थ अपॉन RE प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो इससे एक चीज़ जाहिर है, साफ है इससे, कि अगर सिर्फ RE रहता तो हमारे पास G की वैल्यू 9.8 रहती। अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है G की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि 9.8 से कुछ कम रहेगी। ये तो 100% श्योर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं H बहुत छोटा है RE से। इट मीन्स द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस मास इज़ वेरी मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो कि अर्थ में की जो ये रेडियस है वो करीब 6200 किलोमीटर के आसपास होती है, तो उससे ये काफ़ी छोटा है। इसे हम जो अगर 10 किलोमीटर भी कहें पृथ्वी से ऊंचा है तब भी ये काफ़ी छोटा है, 100 किलोमीटर कहें तब भी ये काफ़ी छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं कह सकते। ठीक, तो इसे हम, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये G डैश इज इक्वल टू GME अपॉन, इसमें से RE को कॉमन ले लिया, RE स्क्वायर, यहाँ पे बचता है 1 प्लस H अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन हमने ये पहले ही ले लिया कि ये, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और H अपॉन RE इज़ वेरी मच लेस देन 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या फार्मूला है? G का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? G इज इक्वल टू होता है GME अपॉन
RE²। ठीक, इसकी जगह ये और इसकी जगह अगर मैं खाली जी रख दूं जिसकी वैल्यू 9.8 है, तो हमारे पास जी डैश जो नया एक्सेलरेशन जो आएगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, वो हमारे पास आ जाएगा जी और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस H/RE²। और इसे बाइनोमियल, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, इसे हम ऐसे खोल सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी, अगर इसका हम एक ही बोलें एक्सपेंशन पहला ही टर्म लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2H/RE। ठीक है, ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से। अब आपको जो भी हाइट दे रखी हो पृथ्वी के सरफेस से, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू जी, दैट इज इट विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस, दैट दिस शोज दैट फॉर स्मॉल एच, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये स्मॉल एच है यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर स्मॉल एच जी डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 1 - 2H/RE। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर। अब मैं इसमें आपको एक एडिशन दे रहा हूँ, एक कुछ ऐड कर रहा हूँ। अगर इसी फॉर्मूले के आधार पर इसकी ये कंडीशन है तो हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर H = RE/2 है तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर H = RE/2 रखेंगे, उस कंडीशन में G डैश = 0 होगा। लेकिन ये फार्मूला सही नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी दे रहा हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि H काफ़ी छोटा है। अगर हम H = RE/2 लिखते हैं तो इसका मतलब H की वैल्यू 3100 किलोमीटर है, तो वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया H इज़ वेरी मच लेस देन RE, जबकि ये हाफ है यानी कि 3100 के आसपास। ये सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैंने बताया है कि जी डैश 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, बशर्ते कि इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका केस 2, बिलो। इसमें क्या है, ये हमने पढ़ रखा है, ये पृथ्वी हो गई, इसमें कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल, मान लो ये सर्किल है, अगर मास यहाँ पर रखा है तो ये आउटर वाला इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अगर ये सर्किल बड़ा होता तब भी ये वाला आउटर जो पोर्शन है वो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, तो कौन सा लगाएगा, सिर्फ अंदर वाला। तो ये सिर्फ अंदर वाले के लिए इसका मान लो हमारा मास है ms, इसका मास हमें पता है, पूरी पृथ्वी का मास हमें पता है me, इसकी पूरी रेडियस हमें पता है re। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए ये d है। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा कि ये बाहर वाला मास क्यों नहीं लगाता है ताकत। इसे थोड़ी देर के लिए हल्का सा मैं बता देता हूँ। मान लो पृथ्वी से 4 मंजिल की ये कोई बिल्डिंग है, ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है। अगर आप किसी पत्थर को यहाँ से फेंकते हैं नीचे की ओर, तो सिर्फ यहाँ तक का ही जो इफ़ेक्टिव जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम आएगा, इस बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर तीसरी मंजिल से आप फेंकेंगे तो इस चौथी का कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से ही काउंट होगा। ऐसे ही इसे आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंटली, एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर है, इक्विवेलेंटली हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये पृथ्वी के अंदर मान लो इस रेडियस पर कोई मास m है। ठीक, मान लो m है जो कि RE से d डिस्टेंस की दूरी पर कम के वाले सर्किल पर कहीं पर रखा है।
ठीक है। तो इस ये मैंने बता दिया कि आउटर वाला इसमें काम नहीं करेगा। तो कौन सा काम करेगा? सिर्फ अंदर वाला मास काम करेगा, जिसकी वैल्यू क्या है? ms। उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा इसके साथ ही आपसे कहना ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसका हमें फार्मूला पता है। फार्मूला वही है जो ऊपर लिखा था, F = G/ms, ये वाला मास इनर साइड वाले उसका सेल का मास पृथ्वी का, ये मास m है अपॉन, अब डिस्टेंस कितना रह गया? RE - D, RE - D का स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है। अब इसके लिए हमने पिछले टॉपिक 8.5 में पढ़ा था कि अगर किसी भी स्पेयर का अगर हम ये निकालते हैं, मास निकालते हैं, तो वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये होता है। तो पृथ्वी के फुल अर्थ के मास के लिए क्या होगा? 4/3 πr³ ये हो गया। और इनसाइड वाले का क्या हो गया? ms = 4/3 पाई ये RE - D², RE - D³, RE - D³, ये इसका हो गया। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इस अपॉन कर दीजिए, ये अपॉन ये 4/3 पाई, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, me/ms = RE³/RE - D³। ठीक। अब हम इसमें इस ms की वैल्यू इससे निकाल कर इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, इस ms की वैल्यू जो इनसाइड वाला जो सर्किल है, वो स्पेयर है, उसकी वैल्यू ये इससे निकाल कर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा F = me RE - D³/RE - D²RE³। ये एक बार और इधर से देख लीजिए। सिर्फ हमने ms की वैल्यू रखी है, जो कि हमने यहाँ पर रखी इस फॉर्मूले में ms की जगह। तो ये G/RE - D, ये G तो ये हमारे पास आ गया G/m स्मॉल m RE - D², ये और ये आ गया। और ये दोनों वैल्यू को, ये RE - D ये आ गया अपॉन RE³ ये आ गया। ठीक है। अब इस क्यूब से ये हट जाएगा, हमारे पास बचता है फिर इट इज इक्वल टू G/me RE - D अपॉन RE³, ये हमारे पास रह जाएगा। अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है G का? G की वैल्यू हमें पता है, G/me अपॉन RE²। इसे यहाँ पर रख दीजिए। तो नया मान लो जो अब F आ गया हमारे पास, F = G, ये हो गया G/me अपॉन R², तो ये स्मॉल m बचा,
अपॉन ये आर ई बचा, यहाँ पर ये आपका बच गया आर ई माइनस डी। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसे अगर इसके नीचे ले आए, मान लो न्यू जी, जो नया जी डैश, जो नया जी है, इसके लिए उस कंडीशन में वो होगा एफ अपॉन एम, यानी कि इसे इधर ले आइए तो जी डबल डैश विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम इज इक्वल टू जी, इसे इससे काट दीजिए तो ये बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया जो पृथ्वी के नीचे, सतह से नीचे किसी भी सर्किल पर अवेलेबल है डी डिस्टेंस की दूरी पर। उस कंडीशन में न्यू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी हमने क्या देखा कि कोई भी वैल्यू हो ये, तो ये जी से कम आएगा आंसर, यानी कि 9.8 से कम रहेगा। तो दोनों केसेस में, पहले में भी और इसमें भी क्या है, जी हमेशा घटता है, चाहे वो ऊंचाई पर जाए और चाहे वो ज़मीन के अंदर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जी हमेशा 9.8 कहाँ पर रहेगा, पृथ्वी की सतह पर रहेगा हमेशा, बाकी सब जगह वो घटेगा, इट विल डिक्रीज। तो इसकी जगह हम ये देखना चाहते हैं कि ये जी डैश कहीं जीरो होगा या नहीं। तो अगर इफ़ डी इज इक्वल टू आर ई है, उस केस में ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू, तो न्यू जी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एट दी सेंटर ऑफ द अर्थ जी बिकम्स 0। ठीक है, ये हो गया। तो ये आज का टॉपिक था। आई थिंक यू माइट हैव गॉट द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। हैव ए नाइस टाइम। अगेन आई वुड लाइक टू से share to your friends and you like and subscribe my channel so that you can get latest lectures of my this subject. Okay, thank you and have a nice time.